हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के पेपर सेकंड के साइंस पार्ट को, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साइंस एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है और इसके क्वेश्चन फैक्ट्स पे आधारित होते हैं, तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आखिर तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है C4 पौधे का उदाहरण है। तो C4 किस पौधे का उदाहरण है? इसमें सही आंसर था मक्का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक NO2 बेंजीन रिंग में जोड़ा गया है और इसमें दिया गया है तीर पे HNO3 नीचे H2SO4। तो इस रिएक्शन के आगे क्वेश्चन मार्क लगा, इसका उत्पाद पूछा गया है हमसे। तो इसका जो उत्पाद आएगा वो आ जाएगा NO2 मेटा पोजीशन पे जोड़ के। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि NO2 जो ग्रुप लगा है इस पर वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तीसरे नंबर पे। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा ट्रेस तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर था कार्बन। तो अपना सही आंसर हो जाएगा इसमें कार्बन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच संबंध है। ये संवेग गलत लिख गया है इसमें। तो संबंध जो है, तो ऑप्शन जो हमें मिले हैं उसके हिसाब से ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा और ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि V बराबर R ओमेगा भी सही आंसर है इसका। तो अगला क्वेश्चन है अपना कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? तो इसमें चारों ऑप्शन मिल चुके हैं हमें और इसका सही जो आंसर है वह है IgG। और हाँ, इसके बारे में एक बात और कि IgG जो है ये सबसे छोटी एंटीबॉडी है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं हम लोग जानते हैं कि विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। और विटामिन B तथा विटामिन C ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। तो इसमें बाकी दो ऑप्शन विटामिन B के ही हैं, तो अपना A वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सही आंसर है विटामिन A। तो बिना देर करे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो अगला क्वेश्चन सातवां है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित नहीं होता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे: ऊर्जा संरक्षण, गतिज ऊर्जा संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण। तो इसमें कोणीय संवेग संरक्षण का भी नियम होता है भौतिकी में, रेखीय संवेग संरक्षण का भी नियम होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम हम सब लोग जानते हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, जो नहीं होता है, वो होता है गतिज ऊर्जा संरक्षण, क्योंकि कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, उसमें केवल गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गतिज ऊर्जा संरक्षण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हाथी पाँव होता है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था। तो ये क्या किससे हो जाता है? ब्यूचेरिया से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूचेरिया। बाकी ऑप्शन हमें इसके नहीं मिल पाए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि आयरन किस अवस्था में Fe3+ आयन देगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि एक कंपाउंड है और कंपाउंड जब टूटता है तो हमने उसकी रिएक्शन नीचे लिख दी है कि इस रूप में टूटेगा, और इस रूप में टूटेगा तो हमें Fe3+ मिलेंगे इसमें। यही इसमें पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। बाकी दो ऑप्शन हमें इसके नहीं मिल पाए हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण सुघट्ट वस्तु का यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। तो पूर्ण सुघट्ट वस्तु का यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो होता है 0। हाँ, और एक बात और, अगर हमसे पूछा जाए कि पूर्णतः दृढ़ वस्तु का यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है तो वो होता है अनंत। और एक ज़रूरी बात कि अगर आप लोगों के साथ में या आप लोगों के भाई बहन कोई इंटरमीडिएट में है, तो इस चैनल पे हम इंटरमीडिएट की फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन एक तरफ से चैप्टर वाइज सॉल्व कराने वाले हैं। और वीडियो कुछ आ गई हैं 1-2 चैप्टर्स की और आगे डलती रहेंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहनों को बताएं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से अंदर जाने पर पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान या भार होगा। इसमें बच्चों में कन्फ्यूजन था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि द्रव्यमान आया था क्वेश्चन में, कुछ कह रहे थे कि भार आया है। तो अगर
प्रश्न ऐसा दिया जाता है कि पृथ्वी की सतह के अंदर जाने पर पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान चाहे पृथ्वी के अंदर आओ, चाहे बाहर चले जाओ या फिर अंतरिक्ष में चले जाओ, हर जगह समान रहता है द्रव्यमान। और जो चेंज होता है वो भार चेंज होता है। अगर क्वेश्चन में भार दिया गया था तो पृथ्वी के केंद्र पर भार शून्य हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य। और अगर द्रव्यमान दिया गया है तो समान रहेगा। तो इन दोनों में से हम कंफर्म नहीं बताते हैं, क्योंकि जैसा क्वेश्चन है उसी हिसाब से आंसर हो जाएगा इसका। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने विषाणु को पौधे से अलग किया। तो विषाणु को पौधे से जो अलग किया गया सबसे पहले, वो किया है इवान वॉस्की ने। एक तरीके से खोज भी इन्हीं ने की। और जो दूसरा नंबर आता है एक और चीज़ का कि क्रिस्टलीकृत किसने किया सबसे पहले विषाणु को। तो क्रिस्टलीकृत सबसे पहले स्टैनले ने किया। बाकी दो ऑप्शन नहीं मिल पाए, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा इवान वॉस्की। इन्होंने पौधे से अलग किया विषाणु को सबसे पहले। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होती है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो प्राप्त होती है वो होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से। अगला क्वेश्चन था कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है वो होता है मूल धारा या I0 का √2 गुना। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया गया है फैराडे द्वारा। फैराडे ने इस संबंध में 2 नियम दिए थे, तो उन्हीं ने इसका सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से इससे कम आवेश का स्थानांतरण नहीं हो सकता। तो हम जानते हैं आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है। या तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आएगा या कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। यानी इससे कम आवेश का स्थानांतरण नहीं हो सकता, या हम कहें ऐसा नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया कहीं। तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो आवेश का स्थानांतरण कितना हो जाएगा, कम से कम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा। तो बिना देर करे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 17वां, किसी रस्सी को दोनों ओर से 10 न्यूटन के बल से खींचने पर रस्सी में उत्पन्न तनाव होगा। तो जब दोनों तरफ से 10 न्यूटन का बल लगाए तो इसका मतलब कि 20 न्यूटन का तनाव हो जाएगा रस्सी में। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कि विल्सन रोग किसके उपापचय से संबंधित है। तो इसमें जो ऑप्शन है अपने पास, तो उसमें एक में तो तांबा है, एक में कॉपर है। बच्चों ने दोनों ही बता दिए, तो हमने दोनों ही इसमें लिख दिए, क्योंकि हम जानते हैं कॉपर अंग्रेजी होता है और तांबा हिंदी। तो इसका सही आंसर जो है वो तांबा है, या कॉपर कह दो। जौन सा आया वो कॉपर आया तो कॉपर है, तांबा आया तो तांबा है। अगला क्वेश्चन है कि रेखीय समाकल तथा पृष्ठ समाकल के बीच संबंध है। तो रेखीय समाकलन तथा पृष्ठ समाकलन के बीच जो संबंध दिया है वो ग्रीन ने दिया है, और इनकी थ्योरम ग्रीन थ्योरम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि डिवाई किसका मात्रक होता है। तो डिवाई जो मात्रक होता है वो है द्विध्रुव आघूर्ण का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कि किसी द्विपरमाणुक गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा। तो द्विपरमाणुक गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो होती है 5/2 kT, जहाँ के बोल्ट्जमैन नियतांक है और T परमताप है। यही अगर देखा जाए तो एक परमाणु गैस के लिए 3/2 kT हो जाती है, या फिर 3 परमाणु के लिए कहा जाए तो 7/2 kT। तो इसमें द्विपरमाणुक पूछा गया था, तो अपना आंसर हो जाएगा 5/2 kT। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एकल स्लिट फ्राउनहोफर विवर्तन के लिए तीव्रता। तो एकल स्लिट फ्राउनहोफर विवर्तन के लिए जो तीव्रता दी जाती है वो दी जाती है I = a² sin² α/ α²। ये फॉर्मूला ही होता है उनका, और बाकी ऑप्शन इसके सही नहीं थे, तो इसका ऑप्शन सही ये हो जाएगा a² sin² α/ α², जहाँ a आयाम होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा मीठा शुगर कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा मीठा शुगर हम सब लोग जानते हैं क्या होता है, फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन में देखो एक रिएक्शन दी गई थी, इसमें लाइन फॉर्म में था। इधर पे इधर जहाँ जहाँ कोने हैं ना, इधर पे हम लोग मानते हैं कि इधर पे एक कार्बन है और कार्बन से ये जुड़े गए हैं। तो इसमें जो रिएक्शन की आगे क्वेश्चन मार्क लगा था, यानी इसका प्रोडक्ट पूछा था, तो इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। ये दोनों जो डबल बॉन्ड हुए हैं ना वो चेंज हो जाएंगे OH में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पीतल मिश्र धातु है, यानी पीतल किस किस धातु से मिलके
बनती है। तो पीतल जो बनती है वो बनती है कॉपर प्लस जिंक से मिलके। इसमें एक ऑप्शन था कॉपर प्लस Sn, तो ये इससे कांसा बनता है मिलके। तो हम बिना देर करे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, निम्न में कौन सा मानव शरीर का अवशेषी अंग नहीं है। तो हम पहले ये देखते हैं कि अवशेषी अंग इनमें है कौन कौन सा, और अवशेषी अंग होता क्या है। अवशेषी अंग ऐसे अंग हैं जिनका हमारे पूर्वज तो इस्तेमाल करते थे, लेकिन हम लोगों के लिए उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो इसमें देखो, एक है अक्कल डाँड़, ये एक अवशेषी अंग है, हम लोगों के लिए बिल्कुल यूजलेस। अब शरीर रोम, शरीर रोम का मतलब बॉडी का जो रोम है उसमें मांसपेशियाँ होती थी, जैसे रोंगटे खड़े कर लेना। जैसे एक जानवर होता है सेई, सेई अपने कांटे खड़े कर लेती है। तो इस टाइप की जो क्षमता थी अपने मानव में वो अब खत्म हो गई, तो ये भी अवशेषी अंग है। अब कर्ण पेशियाँ, कर्ण पेशियों का मतलब है जिससे हम कान को इधर उधर कर सकते हैं। जैसे भैंस है ना, तो कान इधर उधर हिला सकती है। तो ये भी अवशेषी अंग हो गया। तो इसमें जो कर्ण है, कर्ण, इसे पिन्ना कहा गया है, तो ये अवशेषी अंग नहीं है, क्योंकि कर्ण का अपने पास काम है, इससे दिशा ज्ञात होती है कि आवाज़ किधर से आ रही है। तो अपना यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आक्सीय कारक तथा अपचायक दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। तो दोनों के रूप में जो कार्य कर सकता है वह है HNO2। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि पेपेन एंजाइम जिससे प्राप्त होता है उसका जीनस क्या है। तो पेपेन एंजाइम्स जो प्राप्त होता है वो होता है पपीते से, और पपीते का जो नाम होता है, वैज्ञानिक नाम, वो होता है कैरिका पपाया। तो इसका जो जीनस हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, कैरिका। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि जल का आयनिक स्थिरांक। तो जल का आयनिक स्थिरांक होता है 10⁻⁻14। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक बीजपत्री पौधे में संवहन बंडल बंद प्रकार के होते हैं, यह किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है। तो ये किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है, एधा की। अगला क्वेश्चन है कि हरित लवक में कौन सी धातु पाई जाती है। तो हरित लवक में हम सब लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में कौन सा तत्व ऊर्ध्वपातित होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो इसमें आयोडीन ऊर्ध्वपातित होता है। ऊर्ध्वपतन का मतलब होता है जो ठोस सीधे वाष्प में बदल के दोबारा से ठोस बन जाते हैं, तो ये होता है आयोडीन। अगला क्वेश्चन था कि कोलराउस नियम से निम्न में क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अपने पास तीन ही ऑप्शन मिले हैं, चौथा ऑप्शन नहीं मिल पाया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, क्योंकि कोलराउस के नियम से हम लोग पृष्ठ तनाव प्राप्त नहीं कर सकते। तो बिना देर करे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग। तो अगला क्वेश्चन में कहा गया था, एक परवलय दिया गया था इसमें और एक रेखा दी गई थी, और पूछा गया था कि इनके बीच घिरा क्षेत्रफल, लेकिन हमें रेखा का समीकरण मिल नहीं पाया, इस वजह से हम इसे ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -3,2, प्रवणता 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण होगा। इसमें हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि प्रवणता 2 दी गई थी और बिंदु भी थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन हम समझा दे रहे हैं जो हो क्वेश्चन उसे किस तरह से लगाते हैं। तो जो रेखा का समीकरण होता है किसी बिंदु से जाने वाली और प्रवणता दी गई हो, वो होता है y-y1 बराबर mx-x1, जहाँ m प्रवणता होती है, और जो y1 और x1 होते हैं वो ये होता है x1, ये होता है y1। हम इधर लिखे दे रहे हैं, ये है x1, ये है y1। तो बस इनके मान रख दो इस समीकरण में। तो हमने मान रख दिया y1 का 2, इधर m का मान 3 रख दिया, और x1 का मान -3 रखा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए। इसका 3 का इसमें गुणा किया तो इधर आए 3x + 9, और इधर y-2 थे, इन्हें इस तरफ पक्षांतर कर लिया तो 3x माइनस में आ गई, बाकी 9 और 2 मिलके 11 हो गए बराबर 0। तो इस टाइप का कुछ आंसर आया होगा आपका। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सदिश 2i कैप + j कैप - 3k कैप का परिमाण ज्ञात करो। तो इस टाइप के सवाल जो होते हैं उनका परिमाण ज्ञात करते हैं हम लोग रूट के अंदर वर्ग योग करके। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, हम पहले करके दिखाते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस इधर 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस इधर 3 है तो 3 का स्क्वायर, यानी इसे अगर हम देखें तो अगली लाइन में अपने पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और माइनस का जब स्क्वायर करते हैं हम लोग तो वो प्लस में ही बदल जाता है, तो हो गया 3 का स्क्वायर 9। तो यानी अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 9 4 13 और 1 14। तो इसका आंसर था √14।
तो चल रहे हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कि फोटो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन के संवहन में सहायता करता है, तो वो करता है Fe। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गोली खंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्या a है तथा ऊंचाई h। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2πAh। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भ्रूण से वयस्क होने तक की प्रक्रिया कहलाती है। तो भ्रूण से वयस्क होने तक की जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है व्यक्तिवृत्त, या फिर अंग्रेजी में से बोलते हैं ऑन्टोजेनी। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समतल का एनवलपी बेलन पृष्ठ को, ये क्वेश्चन हमें सही से मिल नहीं पाया या फिर हम समझ नहीं पाए और ना ही इसके सही आंसर मिले, इसलिए हम इसको अभी यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। आ गए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम बुखार की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम बुखार की अवस्था को कहा जाता है कॉटन। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल चार्जर किस प्रकार की युक्ति है। तो मोबाइल चार्जर एक तरीके से देखा जाए किस प्रकार की युक्ति है, अपसाइड ट्रांसफार्मर, या बोलते हैं स्टेप डाउन, अंग्रेजी में बोल सकते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसका आकार पिरामिडी है। तो इनमें से जो पहला ऑप्शन है XCO3, इसका आकार पिरामिडी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। तो इसमें ऑप्शन थी इथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेनॉल। मीथेनॉल ना आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 चिराल कार्बन वाले परमाणु के कितने स्टीरियोमर होंगे। तो कार्बन परमाणु की जो स्टीरियोमर निकाले जाते हैं वो निकालते हैं हम लोग 2 की पावर n से। तो यहाँ n की संख्या दी गई 3 कायरल कार्बन, तो 2 की पावर अगर हम 3 करें तो अपने पास आ जाएगा 8। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इसमें 8। अगले क्वेश्चन में कहा गया किसी सेल की सतह प्रक्रिया के लिए, और इसमें कुछ और ऑप्शन थे, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि डेल्टा जी माइनस में होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्कों की शुद्धिकरण के लिए उपयुक्त विधि है। तो सल्फाइड अयस्कों का जो शुद्धिकरण करते हैं हम लोग वो करते हैं झाग प्लवन विधि से। अगले क्वेश्चन में कहा कि मानव फेफड़ों की जैविक क्षमता होती है। तो अगर देखा जाए तो फेफड़ों की जो क्षमता होती है वो होती है 4000 से 4800 ml तक की। और कहा जाए कि टोटल कैपेसिटी, तो टोटल होती है लगभग 5200 से 5800 के लगभग। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें 4000 वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है और 5200 भी सही हो सकता है। निम्न में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो तीव्रता का मात्रक जो होता है वो होता है टेस्ला।